फिल्म की शुरुआत में उज्ज्वलन के माता पिता गांव में ही रहने वाले स्नेहलता के परिवार के पास उसका रिश्ता लेकर जाते हैं। स्नेहलता के पिता अशोकन उनसे कहते हैं कि फोटो लाने की क्या जरूरत थी नारायण, हम उज्ज्वलन को जानते नहीं है क्या। देखो, मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ, स्नेहलता 25 की हो चुकी है और 3 बार बैंक का एग्जाम देने के बाद भी आज तक उसकी नौकरी नहीं लगी। अपना मेकअप करने के अलावा इसे और कुछ ज्यादा नहीं आता। इसीलिए लड़के के पास नौकरी तो होनी ही चाहिए, वरना हमें ही इन दोनों को पालना पड़ेगा। उज्ज्वलन की माँ उनसे कहती है कि मेरा बेटा घर पर खाली नहीं रहता, उसके पास एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है। स्नेहलता के पिता उनसे कहते हैं, हाँ, जिसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। उस लाइब्रेरी में डिटेक्टिव नॉवेल्स के अलावा और कोई किताब मिलती भी है। कोई नहीं जानता वो कब खुलती है और कब बंद होती है, और खुलती भी है तो सिर्फ शाम के समय उसकी सुविधा के अनुसार। हाँ, बस एक अच्छी खास बात है, अगर किसी की बाल्टी, बर्तन, घड़ी, बकरी खो जाए तो जनाब उसे ढूंढ देते हैं। हाँ, और छोटी मोटी जमीनों के केस भी सुलझा देते हैं। इसके अलावा तुम्हारा बेटा किस काम का है? उसके पिता उनसे कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं सीधा लड़की से ही पूछ लेता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हें उज्ज्वलन पसंद है? वो कहती है, उज्ज्वलन कमाल का है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उज्ज्वलन के पिता उनसे कहते हैं, वो सिर्फ गायब हुआ सामान ही नहीं ढूंढता, उसने प्लाची काबू पुलिस के साथ कई केस भी सॉल्व किए हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। स्नेहलता के पिता कहते हैं, वो पुलिस वाले ही इस जमीन पर सबसे बड़ा बोझ हैं, और उन पागलों का एक सरदार भी है, एसआई सचिन। एसआई सचिन प्लाची काबू गांव की 50वीं सालगिरह के मौके पर एक इंटरव्यू देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर इंटरव्यू तो कल है, क्या आप आज तैयारी करके कल बोल पाओगे? सचिन एक हवलदार से कहता है, अगर मार्केट में उज्ज्वलन दिखाई दे तो उसे इंटरव्यू के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो तंबू गाड़ के ही बैठ जाएगा। वो हवलदार कहता है, सर उज्ज्वलन मार्केट में नहीं है, वो अरविंदन की चेन की चोरी का केस था ना, उसी पर काम कर रहा है। सचिन कहता है, चेन की चोरी का केस, ये कब हुआ? हवलदार कहता है, सर पता करके भी क्या कर लेते, इसलिए नहीं बताया। ये भी सच है। अगले सीन में उज्ज्वलन को दिखाया जाता है, जो अरविंदन के घर चेन की चोरी के सिलसिले में तहकीकात कर रहा होता है। वो बेड के नीचे देखकर बोलता है, अरविंदन, चेन की चोरी नहीं हुई, चेन घर में ही है। अरविंदन अपने दोस्त को पकड़कर कहता है, बता चेन कहाँ पर है? उज्ज्वलन कहता है, चेन इसके पास नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरे पीछे आओ। वो सब उज्ज्वलन को फॉलो करते हुए एक बिल्ली के पास पहुंचते हैं, और उज्ज्वलन कहता है, अरविंदन, बिल्लियों में एक खास बात होती है, वो हर चमकती हुई चीज को लपक लेती हैं। वो आगे कहता है, जैसे ही मैंने कमरे के अंदर एंटर किया तो मुझे कुछ बाल दिखाई दिए, और जब नीचे देखा तो पंजे के निशान देखकर मैं कंफर्म हो गया और समझ गया कि कल्प्रिट कौन है। अरविंदन कहता है, तो चेन कहाँ पर गई? अरविंदन कहता है, नारियल के ढेर के नीचे है, जाकर ले लो, इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। बस स्टैंड पर रथीश कुछ बच्चों को कराटे सिखा रहा होता है। गौतम उससे पूछता है कि नीली मेयर वाली बस निकल गई क्या? वो थोड़ा नखरे में बोलता है, मुझे नहीं पता। गौतम दिव्या से बोलता है, पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। तभी उज्ज्वलन वहां से गुजर रहा होता है। वो गौतम और दिव्या से पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? वो बोलते हैं, वीकेंड है ना, हम नीली मेयर एक फंक्शन में जा रहे हैं। फिर वो रतीश से पूछता है, क्या तुम भी वहाँ जा रहे हो? वो कहता है, तुम्हें मेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। उज्ज्वलन अपनी लाइब्रेरी में बैठकर रजिस्टर चेक कर रहा होता है। स्नेहलता वहाँ आकर उससे कहती है कि मैं इसके लिए राजी हूँ। वो बोलता है, किसके लिए राजी हो? वो बोलती है, हमारी शादी के लिए। वो ये सुनकर चौंक जाता है। वो बोलती है, अंकल और आंटी हमारे यहाँ आए थे, पिताजी राजी नहीं थे, लेकिन मैंने तो हाँ कर दी। रात को उज्ज्वलन का परिवार खाना खा रहा होता है। उसकी माँ उससे बोलती है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी अब नहीं होगी तो फिर कब होगी? वो उसके पिता से कहती है, तुमने इसे बिगाड़ कर रखा है, जैसा बाप वैसा बेटा। उज्ज्वलन कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है माँ, मैं पुलिस की मदद करता हूँ, वो लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। उसके पिता कहते हैं, गुड बॉय। उसकी माँ कहती है, बैठ जाओ रक्षक जी, आप जरा बाहर जाएंगे बरामदे की लाइट बंद करने। वो डर के मारे कहता है, रात में मैं जाऊं? ऐसा करते हैं, आज मैं नहीं, पापा जाएंगे। अगले दिन एसआई सचिन और उसके साथी इंटरव्यू देने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। वो कहता है, 1965 से केरल में जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें हमारा पुलिस स्टेशन नंबर 1 है। वो पूरे गांव में घूमकर बताता है कि आज गांव का 50वां जन्मदिन है और हमारा गांव अच्छाइयों और खुशियों से भरा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं। सच बोलूं तो पुलिस का यहाँ कोई काम ही नहीं है। हमारे गांव में आज तक कोई भी बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। यहाँ पर बस एक छोटा सा चोर है जो छोटी मोटी चोरियां करता है,
जैसे किसी का नारियल चुरा लिया, किसी का रुमाल चुरा लिया। अब इसके लिए हम क्या ही FIR करें। पिछले 50 साल से यहाँ पर ऐसे ही शांति है। उसी रात अशोकन रास्ते में एक आदमी को नकाब पहने हुए देखता है। वो सोचता है ये कोई कौवा भगाने के लिए तो नहीं लगता, ये आजकल के बच्चे भी ना और उनके प्रैंक। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो थोड़ी दूर चलता ही है कि वो नकाब वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक हथौड़े की मदद से उसे जान से मार देता है। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरा गांव उस बॉडी को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। एक पुलिस वाला सचिन से कहता है, सर कल आपका इंटरव्यू देखकर किसी ने चैलेंज समझ लिया है और आपको चैलेंज किया है। हवलदार कहता है, सर आसपास के लोग बहुत डरे हुए हैं, हमें खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर हमारे गांव में पिछले 50 सालों में ये पहली हत्या है। क्या आपको पता है इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सचिन कहता है, प्रोसीजर के हिसाब से तो मुझे नहीं पता क्या करना है। सचिन धीरे से कहता है, तुम एक काम करो, जाकर उज्ज्वलन को बुला लाओ। गांव का ही लड़का अपनी साइकिल पर जाकर उज्ज्वलन को मर्डर के बारे में बताता है। वो तैयार होकर अपने स्कूटर से क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। वो सचिन से कहता है कि क्राइम सीन से सबको हटने के लिए बोलो। वो सचिन को साइड में ले जाकर उससे कहता है, बॉडी देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, और उल्टी कर देता है। वो अपने कान में हेडफोन लगाकर बॉडी को अच्छी तरह से देखने लगता है। वो सभी एंगल्स को देखने के बाद कहता है कि इसे किसी धारदार हथियार या फिर हथौड़े से मारा गया है। इसकी घड़ी 9 बजे पर रुकी हुई है, इसका मतलब खून 9 बजे के आसपास हुआ होगा। उसे बॉडी के पास से एक चप्पल और एक बीड़ी मिलती है। वो पुलिस को बताता है कि किलर बीड़ी पीता था और उसकी चप्पल का साइज 9 नंबर है। सब उससे पूछते हैं ये कौन हो सकता है। वो कहता है इसके पीछे अनथी कुर्दन का हाथ है। कुर्दन वही होता है जिसके बारे में SI सचिन इंटरव्यू में कहता है कि हमारे गांव में एक छोटा मोटा चोर है जो छोटी मोटी चोरियां करता है। कुर्दन किसी पेड़ से नारियल चुरा रहा होता है, तभी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उसे नीचे आने के लिए बोलता है। सचिन कहता है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा, एक खून का मामला है। कुर्दन कहता है, सर किसका खून? इस नारियल का? वो कहता है, नारियल का खून नहीं, एक इंसान का, अशोकन का खून। अशोकन वही इंसान होता है जिसकी बेटी के लिए उज्ज्वलन के पिता उसका रिश्ता लेकर गए थे। उज्ज्वलन उससे पूछता है कि बताओ ये चप्पल किसकी है? वो बोलता है तुम्हारी ही है ना, जिसे तुमने चुरा लिया था। और यह बीड़ी किसकी है? वो कहता है मेरी बीड़ी है। देखा, मिल गया पक्का सबूत। सर ये केस सॉल्व हो गया है, ले चलो उसे। ये सारी चीज अशोकन की बॉडी के पास मिली है। उसने तुम्हारी बैंक की चोरी नाकाम करी, तुम्हारी गाड़ी के धंधे को भी नाकाम कर दिया। ये सारी चीजें उससे बदला लेने के लिए काफी नहीं थी क्या? सब लोग ताली बजाने लगते हैं और उज्ज्वलन और पुलिस वाले थाने में जश्न मनाने लगते हैं। उज्ज्वलन एक जगह बैठकर गांव वालों को जासूसी नॉवल सुना रहा होता है। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है जिसमें उज्ज्वलन का दोस्त कोरियन काफी सालों बाद कोरिया से वापस आया होता है। रात में वो दोनों गांव में घूम रहे होते हैं। उज्ज्वलन उससे कहता है, रात में मैं आमतौर पर घूमता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा ना आजकल गाँव में क्या हो रहा है। वो बोलता है, हाँ मुझे अशोकन का सुनकर दुख लगा। क्या वाकई में गाँव में आजकल खून होने लगे हैं? वो बोलता है, हाँ बहुत दुख की बात है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैंने खूनी को तुरंत पकड़ लिया था। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। तभी पीछे से उस नकाब वाले आदमी को दिखाया जाता है जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अगली सुबह उज्ज्वलन एक बूढ़ी दादी के पास जाता है जिनकी बकरी खो गई होती है। वो उनसे पूछता है कि आपने आखिरी बार उसको कहाँ देखा था? तो कहती है, आज सुबह मैंने उसे अपने घर के पीछे ही बांधा था और जब मैं उसे पानी पिलाने गई तो वो वहाँ पर नहीं थी। उज्ज्वलन घर के पीछे सुराग ढूंढने के लिए पहुंचता है। वहाँ पर उसे अपनी खोई हुई दूसरी चप्पल मिलती है। वो सोचता है कुर्दन वापस गाँव में गया है। न्यूज में दिखाया जाता है कि अशोकन का मर्डर करने वाला जेल से भाग गया है और पुलिस का मानना है कि हत्यारा अभी भी गांव में छुपा हुआ है। पुलिस गांव वालों से बोलती है कि रात में सभी को ध्यान से बाहर निकलना है और सावधान रहना है। रात में गांव के कुछ लोग एक जगह पूजा कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बीड़ी पीने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे निकलता है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। जब वो बीड़ी पीने के लिए नीचे बैठता है तो किलर ठीक उसके पीछे खड़ा होता है और उसी हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। पुलिस थाने में उज्ज्वलन और उसके पिता SI सचिन और कुरियन कैरम खेल रहे होते हैं और कुरियन की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आकर उन्हें बताता है कि एक और खून हो गया है और सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। उज्ज्वलन उस बॉडी को बहुत ही ध्यान से देखता है और काफी देर देखने के बाद वो सचिन को बताता है कि जिसने अशोकन को मारा है ये खून भी उसी ने किया है। दोनों बॉडी पर एक जैसे घाव हैं, बस एक ही फर्क है कि यह खून ज्यादा और बुरी तरह से किया गया है।
घाव भी ज्यादा हैं। मुझे लगता है खूनी एक साइको है। सचिन बोलता है कि कुर्दन जेल से फरार हो चुका है, कहीं वही तो इन सबके पीछे नहीं है। उज्ज्वलन कहता है कि अशोकन और दिवाकर से गांव में किसी की भी दुश्मनी नहीं थी। इन दोनों के खून की वजह आपस में जुड़ी हुई है। हमें उस वजह को ढूंढना होगा। खूनी सारे कत्ल रात में कर रहा है और मारते वक्त उसके सर पर जानवर सवार हो जाता है। वो एक सीरियल किलर है। सचिन को एक सीनियर इंस्पेक्टर बताता है कि केस की छानबीन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो कल यहाँ पर आ रही है। तुम्हें बस उन्हें लोकल सपोर्ट देना है। अगले सीन में इंस्पेक्टर शंभू को दिखाया जाता है जो गांव वालों को केस के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि अमेरिका में भी कई साल पहले ऐसे ही कत्ल हुए थे, उसे बूगी मैन नाम दिया गया था और यहाँ भी वैसे ही कत्ल हो रहे हैं। वो उसी की कॉपी कर रहा है और अब हमारे पास भी अपना बूगी मैन है और जब तक मैं उसे नहीं पकड़ लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सब लोग ताली बजाने लगते हैं। वो कहता है इस गांव से मेरा पुराना नाता है, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुका था। मुझे गांव अच्छा लगता है इसलिए जानबूझकर मैंने ये केस अपने हाथ में लिया है। सचिन और शंभू दोनों थाने पहुंच जाते हैं। शंभू उस केस के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि मुझे सारे रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे चाहिए। सचिन कहता है अंथी कुर्दन सस्पेक्ट की लिस्ट में है। वो उसे ये भी बताता है कि सारे खून रात में हो रहे हैं। शंभू उससे कहता है कि सभी गांव वालों को सूचना दे दो कि 6:30 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। चाय की दुकान पर कुरियन और उज्ज्वलन आपस में बात कर रहे होते हैं। कुरियन उससे कहता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नया इंस्पेक्टर आया है और उसने पूरे गांव को अपने बातों के जाल में फंसा लिया है। वो केस सॉल्व करके ही रहेगा। उज्ज्वलन कहता है पहले उसे केस सॉल्व करने दो फिर देखते हैं। चांडी उज्ज्वलन से कहता है कि अब कोई ढंग का काम करने वाला आया है, वो तुमसे बेहतर है इसलिए तुम उससे जल रहे हो। तुम्हारी वजह से ही पहले अशोकन और फिर दिवाकर का खून हो गया था। पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। उज्ज्वलन कहता है अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। तुम मर जाओगे तो गांव वालों का कुछ भला ही होगा। वो कहता है मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ जो रात में घर से निकलने से डरता है। उज्ज्वलन जब घर पहुँचता है तो अपने पिता से पूछता है कि अब क्या ढूंढ रहे हो। उसके पिता कहते हैं तुम्हारी बुआ के घर की चाबी ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है इसका मतलब बुआ आने वाली है। नहीं नहीं, वो इंस्पेक्टर आया है, वो तुम्हारी बुआ के घर में ठहरेगा। इतने में घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। उसकी माँ चाबी देने के लिए जाती है लेकिन वो उनसे चाबी ले लेता है और कहता है माँ पूरे दिन काम करती है, थक जाती होगी, चाबी देने मैं चला जाता हूँ। वो कहती है मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरी परेशानी समझने लगा है। उज्ज्वलन बाहर पहुंचकर उसकी जीप को देखने लगता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है तो पीछे से इंस्पेक्टर आ जाता है। शंभू कहता है क्या हुआ, क्या झांक रहे हो। वो कहता है कुछ भी नहीं और कमरा खोलकर उसे दिखाने लगता है। उज्ज्वलन शंभू से कहता है इस गाँव में कोई भी केस होता है तो पुलिस सबसे पहले मेरे पास ही आती है। शंभू कहता है क्यों, सबको तुम पर शक होता है क्या। उज्ज्वलन कहता है या नाइस जोक। शंभू कहता है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। ऐसा ही सचिन और बाकी पुलिस वाले सबको पोस्टर देने लगते हैं जिस पर लिखा होता है कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। वह उज्ज्वलन को भी पोस्टर देता है लेकिन वो लेने से मना कर देता है और उसे फाड़ देता है और कहता है कि मेरी लाइब्रेरी में तो 6 बजे के बाद ही ग्राहक आता है, इसकी वजह से तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। इंस्पेक्टर शंभू उस जगह पर ब्लड सैंपल इकट्ठा करने जाता है जहाँ पर सबसे पहले मर्डर हुआ था। उज्ज्वलन इंस्पेक्टर से थोड़ा नखरे में कहता है ऐसा लेंस तो मेरे पास भी है, बस मैं साथ लेकर नहीं चलता। उसका दोस्त कहता है कुछ भी कहो, इन्हें देखकर मजा तो आ रहा है। पुलिस पूरे गाँव में जगह जगह जाकर सबको वो पोस्टर बांट रही होती है जिसमें लिखा होता है कि शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना है। धीरे धीरे शंभू पूरे गांव का हीरो बन जाता है। वो खोई हुई बकरी ढूंढ देता है, लोगों के खोए हुए केले ढूंढ देता है, उनकी मदद करता है और सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वो किलर भी उन पोस्टर्स को देख लेता है। इंस्पेक्टर शंभू अपनी टीम से केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और बताता है कि वो एक साइकोपैथ है। यह सुनकर एसआई सचिन उज्ज्वलन के पास जाता है और उसे बताता है कि शंभू ने बहुत सारी जानकारी पता लगा ली है। उसने बताया है कि किलर एक साइकोपैथ है। उज्ज्वलन उसे अपनी मेज पर रखी एक नोटबुक देता है जिसमें पहले से ही साइकोपैथ लिखा होता है। वो बोलता है क्या बात है यार, तुझे भी ये पता है। उज्ज्वलन उससे कहता है जहाँ पर मैं हूँ उसे वहाँ पहुँचने में कई साल लगेंगे। शंभू उज्ज्वलन के पिता के लिए चिकन लेकर जाता है और बातों बातों में उससे पूछताछ करने लगता है। वो कहता है कि जिस रात दोनों कत्ल हुए उस रात आप कहाँ पर थे। उज्ज्वलन उससे कहता है कि आपको क्या लगता है मेरे पिता ने खून किया है। वो हंसकर टाल देता है। शंभू उज्ज्वलन को बाहर ले जाता है और कहता है कि मैंने बकरी ढूंढ ली है, तुम्हारे घर के पीछे ही थी। क्या करते हो यार, पहले बकरी खुद चुराते हो और फिर ढूंढने का नाटक करते हो, कहीं तुम ही तो किलर नहीं हो। अगले सीन में किलर को किसी का खून करते हुए दिखाया जाता है जो बॉडी को एक पेड़ पर लटका देता है। सुबह होते ही पूरा गांव पेड़ के पास इकट्ठा हो जाता है। जब उज्ज्वलन वहां पहुंचता है तो बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है
लेकिन सचिन उसे अंदर जाने से रोक देता है। बॉडी को नीचे उतारकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट शंभू को बताता है कि हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, जरूर किलर ने ग्लव्स यूज किए होंगे और बॉडी पर ऐसी मिट्टी मिली है जो सिर्फ गहरे जंगलों में मिलती है। हमें जूते के निशान भी मिले हैं जिस पर वही मिट्टी लगी हुई है। मुझे लगता है कि मर्डर कहीं और हुआ है और बॉडी को यहाँ पर लटकाया गया है। हाँ, एक बात और, किलर ने इतनी ऊपर बॉडी को लटकाया है, इसका मतलब वो बहुत ही फिट है। यह बात वहाँ खड़ा हुआ उज्ज्वलन सुन लेता है और सोच में पड़ जाता है। उज्ज्वलन फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सारी बातें याद करता है और सोचने लगता है कि शंभू ही तो किलर नहीं है, क्योंकि वो बहुत फिट रहता है, ग्लव्स यूज करता है और उसने ही किलर को बूगीमैन नाम दिया है। वो आगे सोचता है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, मुझे पक्का सबूत चाहिए जो उसे कातिल साबित कर सके। वो वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं और जोर से बोलता है कि सारे मर्डर शंभू सर ने किए हैं, क्योंकि वही इस गांव में रनिंग शूज पहनते हैं और उन्हीं में इतना दम है कि बॉडी को इतनी ऊपर लटका सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि वो पहले भी गांव में आ चुके हैं। शंभू कहता है कि स्पोर्ट्स शूज तो गांव में किसी भी दुकान से आप ले सकते हो, और बात रही ग्लव्स यूज करने की, वो तो कपड़े से भी ढक सकते हैं। बॉडी को लटकाने के लिए जितनी ताकत की जरूरत है वो तो तुम्हारे पिता के पास भी है। उज्ज्वलन कहता है लेकिन जिस बेडशीट से बॉडी को लटकाया गया है वो हमारे आउट हाउस की है, जिसमें अभी आप ठहरे हुए हैं। वो कहता है मैंने तो बेडशीट कहीं नहीं देखी। तुम्हारे सबूत के हिसाब से तो जूते और ग्लव्स किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन बॉडी को लटकाने का दम तो नारायण में भी है, और वो बेडशीट भी तो तुम्हारे आउट हाउस की है। यह भी तो हो सकता है कि बाप खून कर रहा है और बेटा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उज्ज्वलन कहता है ऐसी फालतू की बातें करके गांव वालों को गुमराह मत करो। वो आगे कहता है ये मेरा गांव है और मैं इस केस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगले सीन में कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां नारायण उज्ज्वलन और उसके दोस्त दासन को कहानी सुना रहा होता है। तभी उज्ज्वलन की माँ आती है और दोनों को खाना खाने के लिए कहती है। वो दोनों नहीं सुनते तो उनकी माँ कहती है जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो तुम्हें काकोची उठा कर ले जाएगा। इतनी बात सुनते ही उनके पिता खाना खाने चले जाते हैं। उज्ज्वलन उनसे कहता है पिताजी आप काकोची का नाम सुनकर डर क्यों गए थे? वो कहता है मैं डरा नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खाने आ गया हूँ। वैसे भी काकोची हमारे उम्र के लोगों को नहीं ले जाता, वो उन बच्चों को ले जाता है जो टाइम पर खाना नहीं खाते और अपने बड़ों की बात नहीं मानते। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। वो घने जंगलों में रहता है और मौका पाकर बच्चों को उठा ले जाता है। उस टाइम पर वो कई बच्चों को उठाकर ले गया था। उज्ज्वलन पूछता है कि ये कैसे पता चलेगा कि काकोची आसपास ही है? वो कहते हैं कि जब वो आसपास होता है तो उसकी अजीब सी महक आती है। उज्ज्वलन दासन से कहता है कि हमें उन बच्चों को ढूंढना चाहिए, अगर हमने उन बच्चों को ढूंढ लिया तो हम इस गाँव के हीरो बन जाएंगे। दासन डर के मारे कहता है कि मैं उनको ढूंढने नहीं जाऊंगा, तुम अकेले चले जाना। लेकिन उज्ज्वलन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक लालटेन लेकर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन दासन पीछे से अचानक गायब हो जाता है। उज्ज्वलन डर के मारे इधर उधर देखने लगता है और अचानक से एक आहट होती है और अगली सुबह उज्ज्वलन को अपने घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ होता है। उसके होश आने पर वो सबसे पहले दासन के बारे में पूछता है। उसके पिता कहते हैं कल रात से वो गायब है। उज्ज्वलन कहता है कल रात हम जंगल में गए थे और हमने एक आहट सुनी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था वो वहां नहीं था। और उस दिन के बाद से उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगने लगा। उज्ज्वलन घर के बाहर बैठा होता है और लाइट चली जाती है। तभी उसे अपने घर के बाहर वह किलर दिखाई देता है। वो उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो सपना देख रहा होता है। इधर इंस्पेक्टर शंभू गांव वालों से उज्ज्वलन के पिता नारायणन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि इन सब के पीछे कहीं नारायणन तो नहीं है। सचिन गांव वालों को इकट्ठा करता है और शंभू उनसे कहता है कि आप सबको शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है और मेरी नजर में सभी सस्पेक्ट हैं और किलर अब भी हमारे बीच मौजूद है। यह सुनकर सब लोग नारायणन की तरफ देखने लगते हैं। जब वह सब वहां से जाने लगते हैं तो नारायणन साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन सबको नारायणन पर शक होता है। नारायणन अपने बेटे उज्ज्वलन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें खूनी को ढूंढना ही पड़ेगा। उज्ज्वलन कहता है गाँव के सब लोग आप पर शक कर रहे हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें बस किलर को ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है मुझे तो अब भी शंभू सर पर ही शक है। उसके पिता कहते हैं तुझे शंभू पर शक है, शंभू को मुझ पर, लेकिन शक करने से कुछ नहीं होता, पक्का सबूत होना चाहिए। तभी पानी के अंदर से कुर्दन बाहर निकलता है और कहता है जेल से भागने के बाद मैं यहीं पर छुपा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आता। नारायणन कहता है मैं जाकर पुलिस को बुला लाता हूँ। उज्ज्वलन उसे रोक देता है और कहता है उसकी बात तो सुन लीजिए। वो बताता है कि रात में मैंने किसी नकाब वाले इंसान को खून करते हुए देखा था और जैसे ही उसने मुझे पलट कर देखा तो मैं वहाँ से भाग गया। यह बात सुनकर उज्ज्वलन कहता है हमें इस पर भरोसा करना चाहिए और मुझे बस शंभू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं।
जैसे ही शंभू अपने घर से बाहर निकलता है, उज्ज्वलन कुर्दन को काम पर लगा देता है। वो उसके कमरे का ताला खोलकर वहां पर सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। इधर उज्ज्वलन और उसके दोस्त शंभू की निगरानी करते हैं। शंभू के वापस आने से पहले ही कुर्दन वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन शंभू कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि गमला टूटा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। उज्ज्वलन कुर्दन से कहता है कि इस बार तुम्हें रात में उसके घर में रहते हुए घर में घुसना होगा, लेकिन उससे पहले हमें वहां जाना होगा जहाँ तुमने मर्डर होते हुए देखा था। हमें वहाँ कुछ न कुछ सबूत पक्का मिलेगा। कुर्दन को एक पेड़ पर उसके नकाब का टुकड़ा मिल जाता है। उज्ज्वलन यह देखकर सचिन से कहता है कि इसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए, यह फोरेंसिक टीम को मिलना चाहिए और यह काम तुम्हारा है। अगले दिन सचिन सबको उसी जगह ले जाता है और सबूत ढूंढने का नाटक करता है। रात में उज्ज्वलन और उसका दोस्त कोरियन उसी जगह पर वापस आ जाते हैं और कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोरियन कहता है अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज के बच्चों को दे देना ताकि कुछ काम तो आऊं। वो बोल ही रहा होता है कि उसके पीछे से उज्ज्वलन गायब हो जाता है। इधर कुर्दन शंभू के घर सबूत ढूंढने पहुंच जाता है। तभी अचानक उज्ज्वलन का टॉर्च बंद हो जाता है और उसे अपने सामने किलर दिखाई देता है। इधर कोरियन शंभू को टेबल पर बैठा हुआ देखता है, जिससे साफ हो जाता है कि शंभू किलर नहीं है। उज्ज्वलन उसे देखकर भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है और किलर उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और जैसे ही वो उसे हथौड़े से मारने वाला होता है, कोरियन उसे आवाज लगाता है। वो किलर वहां से भाग जाता है। इधर शंभू भी सारे लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करता है। उधर उज्ज्वलन भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि सारी हत्या 9 से 10 बजे के बीच हुई है। वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस हमें उस पैटर्न को ढूंढना है। वो आगे कहता है कि हत्यारा खुद को बूगी मैन समझ रहा है और अगला खून जल्द ही होने वाला है। वो कहता है कि हमें बस उसे उकसाना है और उसकी गलती करने का इंतजार करना है। वो सचिन से कहता है कि पुलिस को रात में पहरा देना होगा, जिससे वो खून नहीं कर पाएगा और हड़बड़ी में कुछ गलती कर बैठेगा। पहरा देने वाली बात सचिन शंभू को बताता है। उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और पहरा देने के लिए कहता है। पुलिस रात में पहरा देना शुरू कर देती है और सभी लोग 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते। रात में 2 पुलिस वाले पहरा दे रहे होते हैं तो उनमें से एक हवलदार हल्का होने के लिए चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर किलर अजयन को मार देता है। पुलिस टीम उसी जगह पहुंच जाती है जहां अजयन का मर्डर होता है, लेकिन फोरेंसिक टीम को वहां पर कोई सबूत नहीं मिलता। उज्ज्वलन के वहां पहुंचने पर सचिन उससे कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी फालतू की बातों में आकर एक पुलिस वाले का परिवार बर्बाद हो गया है। आज के बाद अगर मेरे पास ऐसी फालतू की बातें लेकर आया तो समझ लेना मैं तुझे मार दूंगा। शंभू पर शक करने के लिए उज्ज्वलन माफी मांगता है और कहता है कि मेरे ही कहने पर सचिन ने आपको रात में पेट्रोलिंग के लिए राजी किया था। शंभू कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बोला है कि अगर एक हफ्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो ये केस किसी और को दे दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह एक और खून हो जाता है। जब उज्ज्वलन वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वह चांदी है जो उसे उस दिन दुकान पर मिला था। फोरेंसिक टीम शंभू से कहती है कि पिछले मर्डर से यह मर्डर काफी अलग है, इसमें इतनी सटीकता नहीं है। हर मर्डर के साथ किलर का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इस हिसाब से ये आखिरी मर्डर भी हो सकता है। रात में किलर को दिखाया जाता है जो फोरेंसिक टीम की बातों को बार बार सोचता रहता है कि कैसे उसने कहा था कि हर मर्डर के साथ उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और सटीकता भी कम होती जा रही है। यह बात उसको बार बार परेशान कर रही थी और इसी बात को सोचता हुआ वो जंगल में जा रहा होता है। तभी उसे जंगल में कोई जाता हुआ दिखाई देता है। किलर उसका पीछा करता है और जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो किलर उसके ठीक पीछे ही खड़ा होता है। वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है, लेकिन किलर उसका पीछा करने लगता है और वो आदमी एक जगह पर जाकर रुक जाता है और जैसे ही वह अपना नकाब हटाता है तो वो चांडी निकलता है जिसका मर्डर सुबह ही हुआ था। यह देखकर किलर चौंक जाता है। फिर उज्ज्वलन को दिखाया जाता है जो उस सबके साथ मिलकर यह प्लान बनाता है और सभी वहां आ जाते हैं और किलर को पकड़ लेते हैं। शंभू उसके चेहरे से नकाब हटाता है और देखता है कि वह वही रिपोर्टर जोमन है जो टीवी पर पत्रकारिता करता है और जिसने फिल्म की शुरुआत में एसआई सचिन का इंटरव्यू लिया था। जोमन को थाने लाया जाता है। शंभू उससे पूछता है कि तुम्हारा इस गांव से कोई लिंक नहीं है और तुमने रैंडम लोगों को क्यों मारा, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जोमन अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जब मैं पैदा हुआ था तो सांस नहीं ले रहा था और मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता ने मुझे बाहरी दुनिया से छुपाकर अकेले ही पाला। किसी को नहीं पता था कि मैं दुनिया में मौजूद भी हूँ। मैं सोचने लगा था कि मेरी मौत ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन फिर एक शख्स मेरी जिंदगी में आया। वो मेरे हालात को एक नजर में ही भांप गया
और मेरे पिता से बात करके मुझे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने अब तक के जीवन में मैंने किसी दूसरे इंसान से बात नहीं की थी और हम जल्दी ही दोस्त बन गए थे। काफी साल बीत गए और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी ली हो। और फिर एक दिन वो मुझे कुछ किताबें देकर गांव से बाहर चले गए। उन किताबों में एक बोगी मैन की किताब भी थी। मैं उसे दिन रात पढ़ता था और मेरे दिमाग में वो एक हीरो की तरह था। और जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने एक सुअर को बोगी मैन की तरह ही मार दिया है। यह देखकर मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा और वो वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरे पिता ने मुझे घर में कैद कर लिया और कई दिनों तक मुझे अंदर ही कैद रखा। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पिता को मारने का सोचा और जब मैं उन्हें मारने के लिए उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे टीचर ने नकाब पहना हुआ है और वो मेरे पिता को पहले ही मार चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा अब दोबारा खुद को कैद मत होने देना। मेरे पिता में थोड़ी बहुत जान बची थी। उन्होंने मुझे वो हथियार दिया और मैंने अपने पिता को मारना शुरू किया और अपने पिता को तब तक मारता रहा जब तक वो पूरी तरह से नहीं मर गए। मैंने जगह जगह जाकर कई सारी नौकरियां की और अंत में मुझे यहाँ रिपोर्टर की नौकरी मिल गई। लोगों का व्यवहार देखकर मैंने फिर से उनसे बात करना बंद कर दिया और एक दिन मैंने लाइब्रेरी में वही बोगीमैन की किताब पढ़ी। जब एक दिन रात को मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में अशोकन मिला जो अपने बेटे को बेवजह धमका रहा था। यह देखकर मेरा खून खौल गया और उसी रात अशोकन मेरा पहला शिकार बना और उस रात में चैन से सोया। उज्ज्वलन शंभू से कहता है कि मुझे लगता है कि जोमन का कोई साथी भी है, क्योंकि उस पेड़ पर जो बॉडी लटकाई गई थी वो जोमन अकेले नहीं कर सकता था। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बच्चा आकर उनसे कहता है कि गांव वालों ने दीवार पर कुछ लिखा देखा है। वह दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दीवार पर लिखा होता है कि जोमन को रात 10 बजे से पहले रिहा कर देना वरना और भी खून होंगे। उज्ज्वलन एक और प्लान बनाता है। वो कहता है कि गांव में सभी घर आसपास हैं, इसलिए वो वहां पर हमला नहीं करेगा। गांव में सिर्फ 6 ही घर ऐसे हैं जो सबसे अलग हैं और दूर दूर हैं। हम उनमें से एक घर में 2 बच्चों और 2 बुजुर्गों को पहुंचा देंगे और जब वो हमला करने आएगा तो शंभू सर वहां पहले ही मौजूद होंगे और उसे पकड़ लेंगे।